अमेरिकी सदर का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो अपनी तारीख का एक लंबा खिताब है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग का भी जिक्र था, जाहिर है, और एक ऐसी जंग का भी जिक्र किया जो अमेरिका लड़ने जा रहा है। वो जंग है ईरान की। ईरान को किसी भी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखना नहीं दे सकते। और इस जंग के अंदर सबसे अहम बात तो ये है कि ये जो जंग आप लड़ने जा रहे हैं, इसके लिए कोई आपको अंदरूनी मदद भी हासिल है या नहीं। दोबारा से जो है वो मुजाहरे शुरू हो गए हैं और तालिब इल्म जो है वो रजीम के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं। इसराइल और अमेरिका हदफ करना चाहते हैं वो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC, और उसकी वजह ये है कि इसका जो कोर मैंडेट है वो रजीम को बचाना है। खान जो है वो बार बार कह रहे हैं, 2 दिन पहले अपने कौम से खिताब के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लड़ेंगे भी अगर हमला होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, और ये आप समझिए कि तोते की जान है। आदाब, नैरेटिव के एक और प्रोग्राम के साथ आमिराना आपके सामने, और आज जो मौजू हम ज़ेरे बहस लाएंगे वो है अमेरिकी सदर का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो अपनी तारीख का एक लंबा खिताब है, 150 मिनट से ज़्यादा का, और उसमें सदर ट्रंप ने वही काम किया जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी करती है, यानी कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी उन्होंने कहा कि 1 साल हो गया अब मेरे टेन्योर को, और उसमें मैंने 7-8 जंगें रखवाई। उसमें पाकिस्तान और इंडिया की जंग का भी जिक्र था, जाहिर है, और एक ऐसी जंग का भी जिक्र किया जो अमेरिका लड़ने जा रहा है, और जाहिर है कि वो जंग है ईरान की। और ये जंग कहाँ पे पहुंची और सदर ट्रंप ने उसके बारे में क्या कहा, यही हमारा आज का मौजू है। और इससे बढ़ के ये कि ये जो ईरान के ऊपर जंग के बादल छाए हुए हैं, उसके अंदर किसकी क्या कमज़ोरियां हैं, कौन कहाँ पे मजबूत हैं। क्योंकि जिस वक्त सदर ट्रंप का खिताब ख़त्म हुआ तो उसके फ़ौरन बाद अमेरिकी मीडिया तो ज़ाहिर है, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया उसके ऊपर जो है वो तबसरे शुरू हो गया, और उन्होंने उसके हर पहलू के ऊपर बात की। और एक जो पहलू जो सबसे बड़ा नुमाया रहा वो ईरान का था, और पाकिस्तान का जिक्र आया, और इस मर्तबा ज़रा थोड़े और अंदाज में आया। यानी जो हम पहले देख रहे थे कि सदर ट्रंप जो है वो क्रेडिट तो लेते हैं, और लिया भी, अमेरिका और पाकिस्तान की जंग को लड़वाने का। और उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, वो लेकिन वो कोई बहुत इतने वो दीदा ज़ेब नहीं थे जितने पहले माजी में रहे। और इसके ऊपर जो है इंडिया में बड़े ठट्ठे भी उड़ रहे हैं। लेकिन हम तो कह सकते हैं कि ट्रंप जो है वो उसकी तो कोई भी बात कभी भी कैसे भी कर सकता है, और तवक्को रखनी चाहिए थी, और है भी थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसको हम एक वो उस तरीके से कोई बहुत बड़ी कोई हज़ीमत नहीं कह सकते कि जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा कि शहबाज शरीफ के बारे में, ये बहुत ही कुछ नाजेबा हो गया। बहरहाल तैयारों की बात तो नहीं की उसमें उन्होंने, लेकिन न्यूक्लियर जंग करवाने की बात, रुकवाने की बात की। लेकिन ईरान के वो जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़ात्मे के लिए जो है वो बैठे हैं, और उसके लिए उन्होंने एक कोई दरमियान में सॉफ्ट टोन भी इख्तियार की, और कहा कि हाँ, हम ईरान के साथ मसले को सफारती सतह पे हल करना चाहते हैं, लेकिन ईरान को किसी भी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखना नहीं दे सकते। अब ये आधी स्टेटमेंट तो जाहिर है कि उनके सफारती हल के मुतल्लिक वो बड़ी खुशाइन थी, और जो दूसरा हिस्सा है वो ज़रा थोड़ा सा क्रिटिकल है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई। और जो पूरे मिडल ईस्ट के, अमेरिका के, दुनिया के तज्ज़ियाकार हैं, ये बात मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात जो हैं वो बहुत आसानी से तय हो जाएंगे।
और ये भी कि जंग की सूरत में दोनों के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। अमेरिका ने अपना प्राणलंकन जो है वो पहुंचा दिया हुआ है, इतनी ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो गई है उसकी कि नेवल फोर्सेस की, एयर फोर्स की। तो ज़ाहिर है कि ये कहीं न कहीं पे बात जाके तो ऐसे आसानी से ख़त्म नहीं होगी जैसे कि उसे समझा जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन कंस्ट्रेंट्स और उन ऑप्शंस के ऊपर आज बात कर ली जाए, जिसके ऊपर कई महीनों से स्पेकुलेशन जारी हैं, तज्जिए जारी हैं कि ईरान का पलड़ा कहाँ पे भारी है और अमेरिका का पलड़ा कहाँ पे कमज़ोर है। और अगर अमेरिका ने अभी तक हमला नहीं किया और बार-बार धमकियों के बावजूद, तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? और इस जंग के अंदर सबसे अहम बात तो ये है कि ये जो जंग आप लड़ने जा रहे हैं, इसके लिए कोई आपको अंदरूनी मदद भी हासिल है या नहीं? हमें पता है कि ईरान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में एक दोबारा से जो है वो मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं और तालिब इल्म जो है वो रजीम के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं। लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है वो कोई इतनी ज़्यादा अहम नहीं है अमेरिका के नुक्ते नज़र से। पहले तो ये कि ये हमारे तो कोई क्वांटिफ़ाई नहीं हो सकती कि ये कि मुकम्मल पूरी की पूरी ईरानी अवाम ही रजीम के ख़िलाफ़ है या एक बड़ा तबका उसके ख़िलाफ़ है। ये एक पहलू अभी तक अपनी जगह पे है। और दूसरा ये कि अगर ये हो भी जाए तो तब भी कोई अगर इंटरवेंशन हो तो उस सूरत के अंदर आपको एक और हमायत चाहिए, वो ये कि वहाँ पे फिर बाद में रियासत को, वहाँ की सियासत को, वहाँ के मामलात को चलाने के लिए आपके पास कुछ हामी हम हैं या नहीं है। अब बार-बार ज़िक्र सुन रहे होंगे कि जो साबिक मोनार्क हैं वो अपने आप को पेश कर रहे हैं और फिर ये कि जो डायस्पोरा की क़यादत है, ईरानी डायस्पोरा की, वो भी बड़ी मुनक़सिम है ईरान की सोसाइटी की तरह। और उसमें कोई लेफ़्ट का है, कोई राइट का है, कोई इधर का है, कोई उधर का है। तो उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा अमेरिका जो है वो इन्हिसार नहीं कर सकता। और ये भी कि उनका कनेक्ट क्या है अपनी सोसाइटी के साथ, ये एक बड़ा अहम पहलू है। फिर जब ये आपके पास सपोर्ट नहीं है कोई बड़ी सियासी, तो फिर होगा क्या? अगर आपका कोई मंसूबा कामयाब हो भी जाए, तो क्या फिर वो उसको आप सस्टेन कर सकेंगे कि नहीं? क्योंकि अमेरिका के तो बड़े तल्ख़ तजुर्बात हैं अफ़गानिस्तान को लेके और इराक़ को लेके कि कितनी एक लंबी, एक तवील जो है प्रेज़ेंस उनकी रही और उसके ऊपर कितने अख़राजात हुए। और सदर ट्रंप का तो हदफ़ यही है कि इसको रजीम को कमज़ोर कर दिया जाए और अपनी बात मनवाने में वो कामयाब हो जाए। और ये वाली जो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि रजीम चेंज की, और रजीम चेंज की सूरत में होगा क्या, ये अमेरिका के प्लान्स में भी लगता है कि ये बहुत आखिरी जो है उसकी ऑप्शन के तौर के ऊपर वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन उसको इस्तेमाल करनी पड़ी, तो फिर कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे वो जाके इन्फिल्ट्रेट कर सकता है? हाँ, एक इदारा है और जो ईरान का सबसे मज़बूत इदारा है, वो है उसका मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको लगता है वहाँ पे कहीं पे स्पेस है, जहाँ से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एक ऐसी अंदरूनी हमायत जो रजीम चेंज के बाद जो है वो उसकी मावन भी हो। और ये कि अगर ये रजीम चेंज नहीं भी होती, तो एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जाए कि रजीम जो है बात करने पे, उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाए। तो हम देखना पड़ेगा कि ये वाला कौन-सा इदारा है जिसके ऊपर उसकी नज़र है, और वो इदारा है ईरान का मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। और ईरान में 2 पैरेलल जो है सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन एग्ज़िस्ट करते हैं, जिसमें से एक के ऊपर अमेरिका ने और इज़राइल ने भी जो है नज़रें लगाई हुई हैं, उम्मीदें लगाई हुई हैं। और वो है एक इदारा जो फ़ॉर्मल मिलिट्री का इदारा है, सिक्योरिटी इदारा है ईरान का, वो आर्तिश का है। और हमें पता है कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उसकी पूरी पॉलिटिकल इकॉनमी एक और अलग से है। और उसको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि अमेरिका
किस इदारे पे इन्हिसार करना चाहता है, कहाँ पे अपने लिए स्पेस ढूंढ रहा है और कहाँ पे किस इदारे को तबाह करना चाहता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसको देखें, स्लाइड एक आपके सामने है कि जो जो दो इदारे हैं सिक्योरिटी के पैनल, वो हैं क्या। आर्टिस्ट जो है बुनियादी तौर के ऊपर वो एक फॉर्मल मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एयरफोर्स है, नेवी है, मिलिट्री है, जैसे नॉर्मल दुनिया की फ़ौज होती है, कन्वेंशनल वो फ़ौज होती है, वो वही है। और इस फ़ौज का काम जो है मुल्क की दिफा की ज़िम्मेदारी होती है। और इसकी जो लॉयल्टी है जैसे स्टेट के साथ होती है, तो ईरान के अंदर भी ये रियासत के साथ इसकी वफादारी है, उसी के साथ इसका हलफ है। और ये कि ये पूरी कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ सकती है, ज़ाहिर मिलिट्री की तो ट्रेनिंग ही कन्वेंशनल वॉरफेयर की होती है। और ये कि ये जो आतिश है इसका एक्सटर्नल फुटप्रिंट कम है। और ये जो बे बुनियादी तौर के ऊपर एक्सटर्नल फुटप्रिंट है ईरान का, वो आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उनके पास है। और इसका बहुत ही लिमिटेड है, और ये फिर सियासी तौर पे भी कोई मजबूत नहीं है आर्देश। और ये कि इसका इकोनॉमिक रोल भी बड़ा कम है उसके मुकाबले में, जिसको इसराइल और अमेरिका हदफ करना चाहते हैं वो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी। और उसकी वजह ये है कि इसका जो कोर मैंडेट है वो रजीम को बचाना है। ये पीएलए से जो चाइना की है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उससे इसका स्ट्रक्चर मिलता तो है, लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये डबल स्ट्रक्चर पैरेलल चल रहा है, तो ये रजीम को बचाएगी। तो इसीलिए तो इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि अगर ये ख़त्म होगी तो आर्तश मजबूत हो जाएगी, आर्तश मजबूत होगी तो उनके लिए स्पेस बनेगी। और आईआरजीसी जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर सुप्रीम लीडर को, आयतुल्ला खामनाई के हुक्म को मानती है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। और ये जो है दुनिया के अंदर ये जो आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस जिन्हें हम कहते हैं, उस वो भी इसी की कमांड के अंदर है, यानी कि प्रॉक्सीज और कुछ फोर्स के ज़रिए उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं दुनिया के अंदर। और ये हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर्स के अंदर बड़ी ट्रेंड है। यही ख़तरा इसराइल को है और इस खत्े के सारे ममालिक को इससे है। फिर इसकी सियासी क़ुव्वत भी ज़्यादा है, ज़ाहिर है आयतुल्लाह की हिफाजत कोई इतना आसान काम तो नहीं है, तो सियासी क़ुव्वत भी, और सियासी क़ुव्वत के साथ साथ इसके पास जो है वो माशी क़ुव्वत भी है, यानी कि जो ईरान का मिलिट्री इंक है उस वो आईआरजीसी के पास है। और यही इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है सिग्निफिकेंस है कि आईआरजीसी के कमज़ोर होने का मतलब है कि आयतुल्लाह और ख़ामनाई कमज़ोर होंगे, और वहाँ पे जो इकनॉमिक पूरी इंडस्ट्री है और पूरे इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो भी कहीं पे जाके मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए इसी के ऊपर इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो और यही आईआरजीसी जो है वो अपने बाकी दो इदारे, एक कुछ फोर्स का जिक्र किया जो हिजबुल्लाह से लेके होसीज इराक़ के अंदर इनकी प्रो मिलिशिया, पहले उससे पहले असर रजीम के साथ, और यही वो हैं जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इस खत्े के अंदर अपनी प्रॉक्सिस को, ज़ैनबियून, फ़ातिमियून को कंट्रोल करती थी कुछ फोर्स। और अगर कोई जंग होती है तो फिर ये ज़ाहिर है कि ये कुछ फोर्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और अभी भी हिजबुल्लाह कमज़ोर है, होसीस अभी तक डटे हुए हैं, लेकिन ये कि उनका पोटेंशियल बहुत है। और फिर ये कि ये इस रीजन से, अफ्रीका से और कहीं से रिक्रूटमेंट करके एक मलेशिया तैयार कर सकते हैं, और उसको वहाँ पे ईरान के बाहर जो है इंगेज कर सकते हैं अमेरिका को और उसके हलीफ ममालिक को। तो उसका एक जो सबसे अहम इदारा है वो बसीज जो है, वो हमने देखा है कि वो इंटरनली सिक्योरिटी को देखता है, ये भी आईआरजीसी के अंडर है। तो अब ये स्ट्रक्चर वीक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें देखना पड़ेगा। और इसी प्लान के अंदर आईआरजीसी के साथ ट्रम्प का मंसूबा ये भी है कि जो उन्होंने वेनेजुएला में मडोरो के साथ किया, उस तरह का भी कोई काम हो जाए, तो उसके इम्कानात भी अभी कोई बहुत वाज़े नहीं है, और उसके बाद की सूरत हाल का भी मंजरनामा बहुत क्लियर नहीं है। तो हमने आपके लिए दो बहुत इम्पॉर्टेंट डायाग्राम्स तैयार किए हैं। एक तो है अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी से मुतल्लिक, और वो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं वो, और दूसरी ईरान के पास ऑप्शंस क्या क्या है उसकी
क्या स्ट्रेंथ्स उसकी क्या है, कुछ है। और ये दोनों जो आप चार्ट आपको हम दिखाएंगे और दिखा रहे हैं अभी हम आपको स्क्रीन के ऊपर, तो ये बड़े अहम हैं अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म हैं, सिक्योरिटी स्टडीज़ के, तारीख़ के, पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो इनको महफूज कर लीजिए। और अगर आप CSS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो तब तो ये बहुत ही आपके लिए ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको ये वाले चार्ट, आपको ये समझिए कि वो टेम्पलेट है। अगर ईरान और अमेरिका की कशीदगी बढ़ती है तो ये चार्ट आपको उनको सिचुएशन को, सूरत हाल को समझने में बड़ी मदद देंगे और कनेक्ट करते जाएंगे आप डॉट्स। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं दोनों चार्ट। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शंस और स्ट्रेंथ्स हैं। डोमेन्स पहले हमने इसको आपके सामने रखी, किस किस डोमेन में उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं, फिर ऑप्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टूल्स कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा, फिर रिस्क और लिमिटेशंस को भी हमने उसका ज़िक्र किया है। तो इनिशियल स्ट्राइक की सूरत के अंदर प्रिसीजन और मिसाइल स्ट्राइक ज़ाहिर है कि अमेरिका के पास ही होगा। अगर वो उसको करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को और उसके मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसको कमज़ोर कर दिया जाए। और उसमें जो तीन जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो जिसके ऊपर अमेरिका की नज़र होगी कि उसको उसको टारगेट किया जाए, वो तो फोर्डो की फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है, फिर इस्फहान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, फिर नतंज का इनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स है। ये वो जगह हैं जहाँ पे अमेरिका की गहरी नज़र होगी और उनको उस सूरत के अंदर टारगेट करेगा। लेकिन ये कि उसमें ये जो सेंटर्स हैं, पहले भी इसराइल ने भी तैयारी कोशिश की, अमेरिका पहले भी कर चुके हुए हैं। क्या वो बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड साइट्स को डैमेज कर सकते हैं, मुतासर कर सकते हैं? और इनरिचमेंट की जो कैपेसिटी है वो ईरान की बहरहाल जब से जो इसराइल की पिछले साल की जो जंग थी उसके बाद बड़ी बड़ी ज़रूर है। और फिर ये कि एयर सिक्योरिटी है, नेवल वॉरफेयर के अंदर अमेरिका को बड़ा एज हासिल है। और ये कि अमेरिका कोशिश करेगा कि इन तमाम फोर्सेस को यूज़ करके जो अब्राहम लिंकन को उसने मूव किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को जो है वो उसकी जो सप्लाई लाइन है और ट्रैफिक है वो चलती रहे, रुके नहीं, चौक ना हो। और यही ईरान की एक बड़ी मजबूती है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके ऊपर बात करते हैं। फिर ये कि अमेरिका को तो इस वक्त पूरे रीजन की सपोर्ट है। वो इराक भी किसी हद तक वो न्यूट्रल ही रहेगा, सीरिया भी न्यूट्रल रहेगा, फिर इसराइल इतना बड़ा माविन, बल्कि सारा तो खेल ही इसराइल के लिए है। फिर अरब स्टेट्स भी जो हैं, इस वक्त जो ईरान है वो हर तरफ से घिरा हुआ है। आप ये समझिए कि अमेरिका के इत्तेहादियों से, अगर हम उनको दुश्मन ना भी कहें, और इन इत्तेहादियों के अंदर सऊदी अरब से लेके, ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान का नाम लेते हुए कतराते हैं, तो वो भी है। और तालिबान, अफ़गानिस्तान के तालिबान, वो भी वही रोल प्ले करेंगे जो अहमद शरा के सीरिया की हुकूमत करेगी। फिर साइबर वॉरफेयर के अंदर अमेरिका की इकोनॉमिक वॉरफेयर में, फिर लीडरशिप टारगेटिंग की हमने बात आपके सामने की। फिर उसकी कुछ वीकनेसेस हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस उतना इफेक्टिव नहीं कर सकता, ना तो इसराइल कर सकता है और ना ही जो है वो अमेरिका कर सकता है। और फिर ये कि जब एक मर्तबा आपने जंग छेड़ दी तो फिर ये कि आप उसको कंट्रोल, उसको आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। जनरल डेविड पेट्रियस जो हैं वो सेंटकॉम के पुराने चेयरमैन हैं। आज वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका एक इंटरव्यू अपलोड हुआ, वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने जंग की सूरत में इस 5% भी इसराइल के अंदर हिट हुए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, या फिर कतर में, सऊदीज़ में, इस रीजन में कुछ अहम डिफेंस के टारगेट्स को हिट कर दिया और एयरक्राफ्ट को गिरा दिया, तो ये बहुत बड़ी हजीमत होगी। क्योंकि ईरान को जिस तरीके से घेरा हुआ है, तो ईरान का पलड़ा एकदम से भारी हो जाएगा। और ये जो रजीम चेंज का जो ख्वाब है और अपनी शराइत पे लाने का है, वो भी थोड़ा सा मध्यम पड़ जाएगा और पीछे जो है वो चला जाएगा। और ईरान की पोजीशन जो है वो बेहतर इसके अंदर जो है वो हो जाएगी। ईरान के पास जो है वो तो जाहिर है कि ड्रोन्स के अंदर उसने खासी महारत हासिल कर ली है। चीन के साथ भी उसके कुछ स्ट्रेटजिक माहिदा है, कुछ चीज़ें उसको मिल सकती हैं। फिर ये कि इमीडिएट डिटेरेंस
तो वो करना चाहेगा। फिर ये कि वो इस्तेमाल, जो बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, फिर ड्रोन्स भी, यूएवीज भी करेगा। और ये बड़ा रैपिड और विजिबल रिस्पांस होगा अमेरिका के एक बड़े क्विक रिस्पांस के मुकाबले में। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, प्रिसीजन जो है वो ईरान की कम है, वो जो अमेरिका और इज़राइल को हासिल है उसमें। अगर इसके 100 बैलिस्टिक मिसाइल भी ये फायर करे और 5 भी टारगेट पे लगें तो ये उसकी एक बड़ी कामयाबी होगी, यानी लिमिटेड इसकी है। फिर एयरफोर्स इसकी कम है, यूएस को वहाँ पे प्रायोरिटी है। फिर नेवल वॉरफेयर के अंदर भी जो है वो ईरान को कोई इतनी बढ़तरी हासिल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। और ये आप समझिए कि तोते की जान है, बिल्कुल ईरान उसके ऊपर बैठा हुआ है। और वो सारे जो कंट्रीज़ कतर से लेके यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये फिर मुतासिर होंगे, दुनिया की ट्रेड मुतासिर हो जाएगी। और ये आप जो सुन रहे हैं पाकिस्तान की स्टॉक जो है गिरती जा रही है, वो भी इसी वजह से उसका ताल्लुक है। वो देख रहे हैं कि जंग के बादल छाए तो इसको इकॉनमी के ऊपर, ऑयल की सप्लाई के ऊपर क्या क्या असरात पड़ेंगे। तो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज भी इसी की वजह से ज़्यादा नर्वस है। अब ये कहाँ पे जाके ईरान ये सिर्फ हुर्मुज़ को जाके जो है बंद करने की बात करता है, ये भी हमें उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना भी जो है वो बड़ा उसमें नुकसान होगा। फिर ये कि वो उसको, फिर ईरान के पास ऑप्शन होगी कि जंग की सूरत में वो अपने तमाम जो अहदाफ हैं, क़ुव्वत है, उसको मुतहर्रिक करे, अहदाफ को टारगेट करे। तो ये जो है बड़ी एक ज़्यादा फैल जाएगी जंग। और उसमें वो कोशिश करेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता ही चला जाए, हार्ड हो जाए, इतना सख्त हो जाए कि इसकी एस्केलेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अटैक्स हैं, इकोनॉमिक डिसरप्शंस हैं, ये भी। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज ईरान के लिए होगा कि लीडरशिप की प्रोटेक्शन, जैसे कि अमेरिका ने की वेनेजुएला की सूरत में, तो वो ना हो। फिर ग्राउंड वॉरफेयर की सूरत में एज हासिल होगा ईरान को, इरेगुलर वॉरफेयर करेगा, गुरिल्ला वॉरफेयर करेगा, और कोशिश करेगा कि ये उससे अमेरिका को जितना नुकसान उसने इराक़ में भी नहीं बर्दाश्त किया, उससे भी ज़्यादा उसको नुकसान उसको पहुंचा सके। और एक्सटर्नल सपोर्ट तो कम है, और वॉर स्ट्रेटजी जो है लॉन्ग वॉर जो है इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, जिसमें प्रॉक्सीज पूरी दुनिया से इकट्ठा करेगा, और इखलाकी और मॉरल सपोर्ट के नाम के ऊपर, और न्यूक्लियर एम्बिग्विटी रखी हुई है प्रोग्राम के मुतल्लिक। ये जो है इसकी डिटेरेंस जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगरचे ईरानी सदर पज़ेशकियान जो है वो बार बार कह रहे हैं, 2 दिन पहले अपने कौम से ख़िताब के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लड़ेंगे भी अगर हमला होता है, तो हमें दीवार से ना लगाएं। और बहुत सारी शराइत मानने के लिए तैयार भी है ईरान। लेकिन ये जो ईरान के मानने या ना मानने से बात बहुत सारे तजियाकार कह रहे हैं कि बहुत आगे निकल चुकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन हो गई है, पूरी हालात बन गए हैं। इसराइल वो चाहता है कि किसी तरीके से ये एस्केलेट हो टेंशन इस खत्ते में, कि अगर ये रजीम जाती नहीं तो कम अज़ कम जो है ये इतनी वीक हो जाए कि ईरान को मजबूर करते हैं अमेरिका के अपनी बात मनवा सके। अब ये बात मनवाना ये बड़ा आम है, और उनको लगता है कि ये जिस मौके के ऊपर ये जंग तैयार खड़ी हुई है, उस वक्त एक रजीम चेंज भी हो सकती है। ईरान क़यादत की भी तकरीबन तैयार है, और ये एक नई जनरेशन के पास ईरान की क़यादत जाने वाली है। तो उस सूरत में प्रिसाइज अटैक इसके जो है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऊपर होंगे कि उसको वीक कर दिया जाए, क्योंकि उसके वीक होने का मतलब है कि ये फिर रजीम मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। और उसके अंदर भी अगर कोई फिर इस्लाह पसंद एलिमेंट हैं, उनकी पोजीशन बिल्कुल और होगी सारे मामलात को लेके। और आर्टिस्ट जो है वो एक बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट होगा आने वाले दिनों के अंदर। तो ये अभी सूरत हाल बन रही है, और ईरान के अंदर जो मुज़ाहरे भी जारी हैं, वो कोई अ, अभी इस बड़े पैमाने पे नहीं फैल रहे कि उसको भी कोई एक ट्रिगर पॉइंट उसको हम समझ लें। बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं अभी भी इस जंग के हवाले से, और एक लिमिटेड वार की ऑप्शन
जो है वो कहते हैं कि वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, जिसके ऊपर हमने बात की कि कहाँ-कहाँ पे वो टारगेट होंगे, कैसे होंगे, और रजीम को ये कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ईरान इस खित्ते के अंदर अपनी मुकम्मल सफ़ारती सियासी तन्हाई के बावजूद जो है वो इस वक्त अपनी क़ुव्वत के ऊपर खड़ा है और दुनिया के एक सुपर पावर से एक कन्वेंशनल वॉरफेयर खड़ा है, और उसके पास जो अपने हथियार हैं, जो उसकी डिटरेंस है, वो तो अभी तक जो इसराइल ने उसके कमज़ोर कर दी है। आम उसके जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस थी, उसके तहादी थे पूरे खत्े के अंदर, नॉन स्टेट एक्टर्स थे। और ये कि वो अबनाए हुर्मुज़ को, और फिर उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, तो उनके साथ ही खड़ा हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि ईरान की ये जो IRGC, इसका बैलिस्टिक मिसाइल, इसके इसके ड्रोन्स और इसकी प्रॉक्सीज कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं इस जंग के अंदर और इस ईरान की रजीम को बचाने के अंदर। और फिर एक अहम सवाल तो हमारे लिए तो यही बनता है कि पाकिस्तान के लिए क्या मंजरनामा बनेगा, और ये मंजरनामा हम करेंगे आने वाले दिनों में डिस्कस। पहले कुछ पहलुओं पे हमने बात कर ली है, लेकिन अब हम करेंगे इसके ऊपर बात जो एक और नए एंगल से। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना, और हम अनफोल्ड करते रहेंगे नैरेटिव्स आपके लिए। आज के लिए इतना ही, खुदा।